हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से। हम कल कर रहे थे अपना जो राजस्थान आर्ट कल्चर का पेपर है, जो फुल पेपर हुआ था उसका डिस्कशन कर रहे थे। उसके स्टार्टिंग के 50 सवाल थे, वो कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बचे हुए जो भी पेपर है इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 50 हमने कल देख लिया था। 51 नंबर सवाल देखिए। मांदल निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है? यही सवाल चल रहे थे कल। हमने लोक नाट्य देख लिए थे, अब वाद्य यंत्र है या संगीत है, आगे जो भी बचे हुए टॉपिक है आपके, है ना, लोक देवता देवियां या साहित्य से संबंधित सवाल है, वो सब देखते हैं। तो मांदल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य, सुशील, अवनद या घन वाद्य? किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है ये पूछा है। तो हमें आपको कंफर्म पता होना चाहिए। ये तो आप पूरी की पूरी जो टेबल है वो रट लो कि तत्वाद्य इसमें कौन से होते हैं, उसका एक तो मतलब क्या होता है, फिर आपका घन वाद्य, अवनद वाद्य, सुशील वाद्य। राजस्थान आर्ट कल्चर की जो भी सवाल आते हैं, आप पीछे के पेपर में जो भी देखोगे तो उसमें सवाल वही रिपीट होके आते हैं, पैटर्न सेम रहता है सब सवालों का। आईएएस के एग्जाम में आपको राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर में से अगर आपकी 20 सवाल आ रही है तो 20 में से अगर 10 या 12 या 13 15 जो भी सवाल आपके आर्ट कल्चर में आ रही है तो वो बहुत इजी सवाल आते हैं, उसमें टफ आते नहीं है। सेम पैटर्न रहता है सबका, ये पैटर्न यहाँ बस चेंज कर देंगे कि ये किस श्रेणी का है। अब हमें ध्यान देना है। तो ये अब मांदल होता है, ये है अवनद वाद्य, ठीक है। मांदल अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है। अगला सवाल क्या है? नानूराम व दुलिया राणा किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है? नानूराम और दुलिया राणा। कल भी हमने 50 सवालों में किया था, उसमें ये सवाल आया था आपका, एक मिलान करना था, उसमें जो दुलिया राणा था उसका उल्लेख था। तो ये शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है, अली बख्शी ख्याल के हैं, हेला ख्याल के हैं या रम्मत के हैं? तो इनका संबंध किस ख्याल से है ये पूछा गया है। तो ये तो अब तक आपको एकदम याद ही हो गया होगा कि नानूराम और दुलिया राणा थे, ये शेखावटी ख्याल के प्रमुख लोक कलाकार है। किसके? शेखावटी ख्याल के प्रमुख लोक कलाकार है। ये है आपके नानूराम व दुलिया राणा। अगला सवाल है, अली बख्शी ख्याल निम्न में किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये मेरा सवाल नहीं, ये बनाया हुआ, ये देख लो। आर एस पीछे पेपर आया था आपका जो 2021 में भी प्रीलिम्स हुई थी, उसमें ये सवाल था कि अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर, जयपुर, अलवर या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अलवर। ये वन लाइनर सवाल है, इस पैटर्न के सवाल है कि आपको टाइम भी बहुत कम लगता है, प्लस आपको ये कि ये सब सवाल आपको आ रहे होते हैं। तो ये सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, इस तरीके के सवाल। तुरा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तुरा कलंगी लोक नाट्य दक्षिणी राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान में है या उत्तर पूर्वी राजस्थान में है या पश्चिमी राजस्थान में? आप बताइए कि तुरा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन क्षेत्र कौन सा है। तो हमें पता है कि मेवाड़ क्षेत्र जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वहां पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा? दक्षिणी राजस्थान। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में रम्मत लोक नाट्य है, उसका वाद्य यंत्र कौन सा है? रम्मत लोक नाट्य का वाद्य यंत्र पूछा है, कौन सा प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा या ढोलक, सहनाई या चंग या रावणता, और डी आपका ऑप्शन है मांदल। इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो रम्मत का जब हम मंचन करते हैं? रम्मत एक लोक नाट्य श्रेणी है, बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में मुख्यतः रम्मत है, उसको हम मंचन या आयोजन किया जाता है। तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आप बताइए, इसका आंसर होगा नगाड़ा और ढोलक, ठीक है। रम्मत लोक नाट्य में नगाड़ा और ढोलक है, उसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। क्लियर? अगला सवाल, निम्न में राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? लोक नाट्य से चल रही है तो लोक नाट्य पूछा कि सबसे प्राचीन लोक नाट्य इसमें से कौन सा है? तमाशा, गौरी, रम्मत या नौटंकी? अब ये सब लोक नाट्य पर सबसे प्राचीन है वो है अपना गौरी लोक नाट्य। कौन सा? गौरी लोक नाट्य है। ये गौरी जो बिलों द्वारा एक नृत्य वो भी किया जाता है और लोक नाट्य की श्रेणी में भी नृत्य नाटिका के रूप में इसको किया जाता है। क्लियर? निम्न में से राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये लोक नाट्य राजस्थान का कौन सा है? तमाशा, फड़, कठपुतली या रम्मत? ऐसा जिसे विश्व धरोहर सूची में अमूर्त धरोहर के रूप में जिसको मान्यता प्राप्त है वो है अपना कठपुतली। कौन सा नाट्य है? लोक नाट्य कठपुतली, जो उदयपुर क्षेत्र में प्रचलित है, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में अमूर्त धरोहर के रूप में नामित किया गया है। क्लियर? अगला सवाल क्या है? 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल है आपका, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य का संबंध, अब नृत्य से नाट्य कंप्लीट हो गए, अब नृत्य से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं हम। तो कूद नृत्य किस जनजाति का है? वो है भील, गरासिया, सहरिया या मीणा। कूद, लूर, ये सब पता होगा आप सबको। तो उसका संबंध, कूद का संबंध किससे है? गरासिया। गरासिया जनजाति है, उसके द्वारा कूद, लूर ये नृत्य है, ये संपन्न किए जाते हैं। तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये आप जितने भी लोक नृत्य सब याद करना। 59 नंबर, इंडोनी, पणियारी, संक्रिया, बगड़िया नृत्य किस जाति के लोक नृत्य है? ये दे रखे हैं कुछ नृत्य, इनका संबंध किस जाति से ये बताना है। सहरिया ए ऑप्शन, बी आपका कंजर, सी भाट, डी आपका कालबेलिया। तो ये कालबेलिया जाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्य है, इंडोनी, संक्रिया, बगड़िया और पणिहारी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 60 नंबर सवाल है आपका अगला, मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी देवी निम्न में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? दो तीन नृत्यांगना दी हुई है, पूछ रहे हैं कि मांगी बाई, मोहिनी और नारायणी देवी, ये जो नृत्यांगनाएं हैं इनका संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य, तेरहताली, घूमर नृत्य या गुड़ला नृत्य? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तेरहताली नृत्य। ठीक है, मांगी बाई तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना पता होगा आपको। तो उसी तरीके से ये जो दो मैंने दे रखी है आपकी, इनका संबंध भी तेरहताली नृत्य से याद कर लीजिए। मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी देवी, ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है इनका संबंध तेरहताली नृत्य से है। क्लियर? नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक नृत्य व उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में कौन सा युग्म है वो सही नहीं है, ये बताना है। एक तरफ हमारे लोक नृत्य, दूसरी तरफ उनका प्रचलन क्षेत्र है, बताना है कि कौन सा इनमें से जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल सही। डांडिया नृत्य मारवाड़, बम रसिया बीकानेर, गिंदड़ नृत्य शेखावटी। तो बम रसिया आपका सही नहीं है। क्यों? आपको याद होगा कि बम रसिया है ये जो अलवर भरतपुर इस क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है। तो बीकानेर तो कहीं आता भी नहीं है। तो बम रसिया का प्रचलन क्षेत्र अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र, वहां पर बम रसिया जो नृत्य है वो किया जाता है। क्लियर? अगला सवाल क्या है 62 नंबर, कि उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में मानी जाती है वो निम्न में कौन सी है? यहाँ शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है कि जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में भी कौन सा नृत्य है वो उत्तर भारत का है। ये कथक नृत्य, ओडिसी, मणिपुरी या गरबा? तो इसका क्या मतलब होगा? इसका आंसर होगा कथक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है ना राजस्थान का। तो पूरे उत्तर भारत में तो ये कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, कहां पर हुई थी इसकी? राजस्थान में भी थी। अब आपकी देखा है सूची 1, सूची 2, आपको करना है इसका मिलान। यहाँ एक तरफ आपके नृत्य है, दूसरी तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। ढोल नृत्य, नाहर, बिंदोरी और गिंदड़ नृत्य। इधर आपका भीलवाड़ा, झालावाड़, जालोर, शेखावटी ये क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। ढोल नृत्य कहाँ पर है? इसका प्रचलन क्षेत्र है दोस्तों जालोर में। कहां पर? जालोर में। नाहर नृत्य भीलवाड़ा, बिंदोरी झालावाड़ और ये गिंदड़ आपका शेखावटी। अब मिलान करते हैं। ए का हो गया आपका 3, तो ए का 3 इन दोनों में से। बी आपका हो गया 1, बी आपका हो गया 1। क्लियर? अब सी आपका हो गया 2, सी आपका हो गया 2 और डी आपका हो गया 4, यानी आपका आंसर आ गया सी। समझ में आया? क्लियर? तो सी आपका
आंसर हो गया। ये नृत्य और इनका प्रमुख मिलान करना था, ये हमने सुमेलित किया। अगला सवाल क्या है, वही सेम नृत्य से संबंधित एक और सवाल है, वो है द्विचक्री नृत्य ये है क्या। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए द्विचक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। अब इसका संबंध किससे है, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है ये देखते हैं। विवाह के अवसर पर भील पुरुष एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है वो द्विचक्री नृत्य है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका है फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। सी है नाटिका के रूप में इसका मंचन किया जाता है। और डी है कि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि द्विचक्री नृत्य भीलों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है जिसमें भील पुरुष और महिलाएं हैं, ये घेरा बनाकर और किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। तो विवाह के अवसर पर सबसे पहले द्विचक्री नृत्य का संबंध किससे है, तो भील जनजाति से। ये किस मौके पर किया जाता है, तो विवाह आदि जो शुभ कार्य होते हैं उन पे किया जाता है। और युगल नृत्य यानी भील और महिला और पुरुष दोनों इसे सामूहिक रूप से घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं। क्लियर, तो आपका आंसर हो गया ए। अगला सवाल है रणबाजा रतवई नृत्य किस जाति के प्रसिद्ध नृत्य है। रणबाजा और रतवई, भील, गरासिया, मेव या कठोड़ी जनजाति। भीलों का है, गरासिया है, मेव है या कठोड़ी है। तो रणबाजा और रतवई है ये मेव जाति के प्रसिद्ध नृत्य है। याद कर लो किस जाति के, मेव जाति से संबंधित है और मेव जाति के प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी टोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ऐसा कौन सा आपका लोकवाद्य है ये। तासा, रावलों की मादल, ढाक या डेरू। इसका राइट आंसर होगा तासा। ठीक है, ये मुसलमानों का प्रसिद्ध एक अपना लोकवाद्य होता है, तासा बजाते हैं। तो ये याद रखना कि ये एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह एक तरीके के लकड़ी के छोटे छोटे गुटके हैं वो इसमें डाले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। कौन से, गोपी जी भट्ट राजस्थान की कौन सी एक लोक नृत्य शैली है या लोक नाट्य है, उससे संबंधित है। तमाशा, स्वांग, रम्मत या नौटंकी। इसका राइट आंसर होगा तमाशा। तमाशा लोक नाट्य जो जयपुर में प्रचलित है और जयपुर में किया जाता है, उस लोक नाट्य के प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है अपने गोपी जी भट्ट। क्लियर। अगला सवाल है निम्न में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा वाद्य नृत्य है जिसमें झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। तो आपको बताना है, ए आपका ऑप्शन है वो है कच्ची घोड़ी, बी है बम नृत्य, सी है तेरा ताली और डी है आपका गौरी नृत्य। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है मुख्यतः। इसमें जब नृत्य करते हैं तो साथ में झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। क्लियर। गरासिया जनजाति के द्वारा सिरोही एवं आबू के इर्द गिर्द कौन सा नृत्य किया जाता है। क्लियर दे रखा है कि गरासिया जाति का नृत्य, जनजाति का नृत्य हमको बताना है और कहां पर, सिरोही और आसपास, आबू के आसपास के क्षेत्र में नृत्य करती है। इस नृत्य का नाम क्या है, संक्रिया, वालर, पणिहारी या गुड़ला। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वालर नृत्य। वालर नृत्य किसका फेमस है, इसमें से वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि जो गरासिया जनजाति की नृत्य है वो वालर नृत्य है। आपको ध्यान में रखना है कि वालर नृत्य मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है, वो है गरासिया। और कहां पर, सिरोही और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ये नृत्य मुख्यतः किया जाता है। क्लियर। अगला सवाल है तुरा कलंगी लोक नाट्य में तुरा और कलंगी है वो किसके प्रतीक है। बहुत इजी सवाल है, बार बार पूछा भी जाता है कि तुरा कलंगी लोक नाट्य में तुरा और कलंगी कृष्ण रुक्मणी के प्रतीक है, राम या सीता के प्रतीक है, राजा या रानी या शिव पार्वती, किससे संबंधित है। तो हमें पता है कि तुरा और कलंगी क्रम से शिव और पार्वती है, इनके प्रतीक है तुरा कलंगी ख्याल। ठीक है। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण था
वो किसने प्रस्तुत किया था। ये लोक नृत्य लोक नाट्य से संबंधित सवाल थे, वो वाला कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो अपना है सवाल वो किस पे आ गया, राजस्थानी भाषा साहित्य की तरफ हम चल गए। तो यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा का पहला जो वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था वो किस विद्वान ने किया था। तो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जेम्स कर्नल जेम्स टोड या फिर आपका मोतीलाल मेनारिया, इनमें से कौन थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण था वो प्रस्तुत किया था। तो वो थे डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन थे, उन्होंने राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विश्लेषण था वो प्रस्तुत किया था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अब बहुत सारे विवाद है, बहुत कोई बोलता है किसी से, को अलग अलग विद्वानों के अलग अलग संदर्भ है, पर यहाँ दे रखा है कोई सोर्स है नहीं, अपभ्रंश मराठी, भोजपुरी या बंगाली। तो इसका सिंपल सा है कि सोर्स है नहीं अपभ्रंश थी, उससे राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, किस अपभ्रंश से, सोर्स है नहीं अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा, इवन हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी वो भी सोर्स है नहीं अपभ्रंश से हुई थी। इसी तरीके से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, सोर्स है नहीं अपभ्रंश से हुई थी। नेक्स्ट है सुमेलित करनी, कुछ भाषाएं दे रखी है, दूसरी तरफ हमें क्षेत्र दे रखा है कि ये जो बोलियां है ये किस क्षेत्र में प्रचलित है, इसका आप मिलान कीजिएगा। जगरोती है, डाटी है, नागरचोल है, धावड़ी है। अब देखते हैं, जगरोती तो सबको पता है कि करौली क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नागरचोल ढूंढाड़ी की उप बोली है, सबको पता है टोंक में बोली जाती है। धावड़ी है ये उदयपुर में बोली जाती है। टाटी है ये कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है। ये है आपका मिलान। अब इसको मिलान करते हैं, ए का हो गया अपना 4, ए का 4, 2 ही ऑप्शन बचे। बी का अपने पास हो गया 3, बी का 3, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। यानी अपना जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, ए। सही ऑप्शन क्या हो गया अपना, ए है वो अपना सही ऑप्शन है। समझ में आया। तो ये याद रखना कि जगरोती बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, करौली क्षेत्र में बोली जाती है। धावड़ी कहाँ पर बोली जाती है, उदयपुर में। और ढटकी या ढाटी बोल दो जिसको, वो कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर क्षेत्र में। और नागरचोल है वो कहाँ पर, टोंक क्षेत्र में प्रचलित है। ये प्रमुख बोलियां हैं। अगला सवाल भी इसी से संबंधित है बोलियों से। नागरचोल, अजमेरी, कठेड़ी, हाड़ौती ये किसकी उप बोलियां हैं। नागरचोल, अजमेरी, कठेड़ी, हाड़ौती ये किसकी उप बोलियां हैं, ये पूछा है। तो मारवाड़ी की, मेवाड़ी की, वागड़ी की और ढूंढाड़ी की। ये सबको पता है कि राजस्थानी की बोलियों को मुख्यतः अगर देखें तो कितने भागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में। एक मारवाड़, एक अपना हो गया ढूंढाड़ी मारवाड़ी, एक ढूंढाड़ी हो गई, एक मालवी हो गई और एक मेवाती हो गई। इन 4 भागों में बांटते हैं। अब ये पूछ रहा है कि नागरचोल, अजमेरी, कठेड़ी, हाड़ौती और ये बोलियां किसकी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी या ढूंढाड़ी। तो ये ढूंढाड़ी जो मैंने आपको बोली उस बोली की प्रमुख उपबोलियां, क्योंकि अभी बताया नागरचोल टोंक में प्रचलित है, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, आड़ोतीपुरा, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र है उसमें प्रचलित है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, अपना ढूंढाड़ी जो बोली है उसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख क्षेत्र है। क्लियर। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह कौन सी है। ये कुछ विशेषताएं हैं, किस बोली की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं हैं, वो है सोरठा, मांड और राग, छंद, मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या ढूंढाड़ी। तो ये होगा दोस्तों मारवाड़ी जो बोली है जिसको राजस्थान की स्टैंडर्ड बोली बोला जाता है, उसकी प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं है। ठीक है, जिसकी डिंगल प्रमुख शैली है। तो सोरठा, छंद और मांड राग इसकी मारवाड़ी जो बोली है इसकी प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं है। क्लियर। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं, रागड़ी और निमाड़ी। अब आप बताओ रागड़ी और निमाड़ी किसकी है, मेवाती की, मालवी की, शेखावटी की या हाड़ौती की। तो रागड़ी और निमाड़ी जो साउथ जो राजस्थान है मुख्यतः जिसके अंतर्गत झालावाड़ आसपास का क्षेत्र है जिसमें मालवी बोली जाती है, उसी के अंतर्गत रागड़ी और निमाड़ी है, उसकी 2 उपबोलियां हैं वो शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं ये। तो ये किसकी बोलियां है, मालवी की। अभी मैंने 4 विभाजन बताया आपको, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और अपनी मालवी और मेवाती।
आप चार और चारों की उपबोलियां और उनके क्षेत्र और उनका प्रमुख साहित्य, ये सब अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पे क्लास है, वो आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वो आप वहां देख लेना। तो ये जो रागड़ी निमाड़ी है किस बोली की है, तो ये मालवी की प्रमुख उपबोलियां है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, 77 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, बिसल देवरासो 79, ठीक। बिसल देवरासो किस बोली की मुख्य रचना है, देवटावाटी, शेखावाटी, गोड़वाड़ी या रागड़ी। तो बिसल देवरासो की जो मुख्य बोली है उसकी रचना है गोड़वाड़ी। ठीक है, ये गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है ये भी आपको बता दूं, ये मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी उसकी उपबोली है, ये है गोड़ावाड़ी, जिसके अंतर्गत जो बिसल देवरासो है नरपति नाला द्वारा रचित, वो रचना इसमें मुख्यतः रचित है। अब ये जो गोड़वाड़ी है ये पाली बाली इस जो ये क्षेत्र है उसमें बोली जाती है ये मुख्यतः, तो आपको ध्यान में रखना है कि बिसल देवरासो की रचना है वो गोड़वाड़ी बोली है, उसके अंतर्गत की गई है। हाड़ोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में, एक सेकंड, किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती, कौन सी, हाड़ोती। हाड़ोती किस में नहीं बोली जाती पूछा है, भरतपुर क्षेत्र, झालावाड़, कोटा, बूंदी। अब आपको पता होगा झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां ये क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता है, अपना हाड़ोती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भरतपुर अलग रह गया, तो मैंने अभी 4 बोलियां बोली थी, उसके अंतर्गत मैंने ढूंढाड़ी बात एक बोली आपको बताई थी, उसकी उपबोली है हाड़ोती। ठीक है, जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां इस क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु भरतपुर में हाड़ोती का कोई काम नहीं है। भरतपुर अलवर इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती। ठीक है, वो मेवाती एरिया है उस क्षेत्र में, तो हाड़ोती बोली के अंतर्गत नहीं आएगा, तो कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा, भरतपुर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है, सेम वही किस बोली में लिखी गई है, वेली कृष्ण रुक्मणी। तो ये डिंगल, पिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत। तो इसके अंतर्गत बोलते हैं कि डिंगल, एक तरीके से ये डिंगल होती है शैली, है ना, तो इसके अंतर्गत इसकी रचना की गई है वेली कृष्ण रुक्मणी। तो अगर भाषा बोल दे तो ये भी मारवाड़ी ही होगी, परंतु इसकी शैली अगर मुख्यतः हम बात करें, चर्चा करें, तो वो सवाल ये होना चाहिए आपका कि किस शैली में वेली कृष्ण रुक्मणी, किस भाषा में नहीं, किस शैली में रचित है। ठीक है, अगर ये सवाल आपका, तो डिंगल शैली है, मारवाड़ी की 2 शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल, उसके अंतर्गत एक डिंगल है जिसकी प्रमुख ग्रंथ है अपना वेली कृष्ण रुक्मणी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये अपना बोलियों से संबंधित सवाल थे, वो कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम प्रमुख जो संत है उसकी तरफ करते हैं। संत लालदास, सहजोबाई, दयाबाई, चरणदास, ये रचनाएं किसकी है भाई, किससे संबंधित है। तो कल हमने किया था कि सहजोबाई, दयाबाई, चरणदास जी की प्रमुख ये शिष्या थी, ये कहाँ की थे, मेव क्षेत्र के प्रमुख थे। उसी तरीके से हम लालदास जी की बात करते हैं तो मेवात के प्रमुख संत थे ये, है ना। तो ये अब इस संत से क्या पता चलता है, संत लालदास, सहजोबाई, दयाबाई, चरणदास की रचनाएं किस बोली में है। अगर ये मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत थे तो उनकी भाषा या उनकी बोली होगी कौन सी होगी, उसी क्षेत्र से संबंधित होगी। और क्षेत्र कौन सा, मेवात, और मेवात क्षेत्र में प्रमुख बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी, वो होगी अपनी मेवाती। ठीक है, क्लियर। 81 दिख नहीं रहा। अब अगला सवाल है अपना, ये देखो 82 और 83, ये देखो 83 तक दिख रहा है, क्लियर। अब हो गया ये सवाल है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है। श्रेणियां बंटी हुई है राजस्थानी में, जो साहित्य रचना भी है, कुछ जिसको वात बोलते हैं, कुछ ऐसी रचनाएं जिसको हम वचनिका नाम देते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषा होती है। कुछ को हम जैसे वेली नाम देते हैं, किसी को हम राष्ट्र साहित्य कहते हैं। तो इनका मतलब क्या रहता है, अलग अलग मतलब होता है सबका। यहाँ क्या पूछा गया है, कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है। बहुत इजी सवाल है। हम जब सामान्यता बात करते हैं हम नहीं बोलते बात कर रहे हैं, है ना, या कोई दादी नानी से कहते हैं कि बात सुना दो, कोई कहानी सुना दो, यानी कोई बात सुना दो। तो ये कहानी या कथा विधा किससे संबंधित है, वाद से। ठीक है, बाकी इनकी वचनिका होती है, जो गद्य पद्य से संबंधित जो रचना होती है जिसमें अंत्यानुप्रास होता है, वो क्या कहलाती है आपकी वचनिका। जैसे शिवदास गार्डन की है अचलदास खिंचीरी वचनिका, है ना। तो इस पैटर्न की जिसमें साहित्यिक जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होती है, वो ये सब विधाई होती है।
कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो एक तरफ आपकी रचना दे रखे, दूसरी तरफ आपकी प्रमुख लेखक दे रखे। बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा की रचना है, ठीक है। पागी आपके चंद्र प्रकाश देवल की रचना है, पागी। कोडम देव मेघराज मुकुल के हैं, और पग फेरो आपकी मणि मधुकर की रचना है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा होगा? पागी चंद्र प्रकाश देवल बिल्कुल सही है दोस्तों। कोडम देव आपकी मेघराज मुकुल बिल्कुल सही है। पग फेरो मणि मधुकर बिल्कुल सही है। अब बोल भारमली गलत है भाई, बोल भारमली है, ये है सत्य प्रकाश जोशी। यानी आपको आपका आंसर मिल गया, नहीं है पूछा है, यहाँ गलत ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि बोल भारमली किसकी है? बोल भारमली के रचनाकार है सत्य प्रकाश जोशी, ठीक है। अगला देखते हैं गलत युग्म बाद सेम वही, एक तरफ रचना दूसरी तरफ आपके साहित्यकार। आपको बताना है किसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है। बादली चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्य प्रकाश जोशी, मेघवाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश बदानी। इसका राइट आंसर होगा, गलत युग्म हो गया आपका क्लियर, बादली, ठीक है। बादली इस वजह से क्योंकि ये चंद्र प्रकाश देवल से संबंध नहीं है, ये है चंद्र सिंह बिरकाली की रचना। राजस्थान के प्रकृति प्रेमी कवि थे चंद्र सिंह बिरकाली, जो छोटी छोटी प्रकृति मौसम संबंधी घटनाएं होती थी, जैसे छोटी सी बादली, बादली का मतलब बादल का छोटा सा एक बादल का टुकड़ा बादली, लू चल रही है तो लू पे उन्होंने लिख दिया लू कविता, है ना। तो वो इसके साहित्यकार कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली, ठीक है। ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनकी रचना है बादली। बाकी याद कर लो, राधा सत्य प्रकाश जोशी के। राधा नाम देखिए, ये मत सोचना कि ये श्रृंगार परक रचना है, ये भी सवाल आपका कभी भी आ सकता है। सत्य प्रकाश जोशी जी थे, उन्होंने राधा साहित्य की, राधा एक रचना थी, परंतु ये युद्ध परक, एक नायिका एक प्रेमिका थी युद्ध परक, जो बोलती है कि आप युद्ध में जाइए, तो प्रेरित करती है। तो राधा है वो एक युद्ध श्रेणी का या युद्ध काव्य का सत्य प्रकाश जोशी की प्रसिद्ध रचना है। मेघवाल सुमेर सिंह शेखावत जी की, बाथा में भूगोल हरीश बदानी, राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे हरीश बदानी जी, इनकी रचना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमको करना है सुमेलित। एक तरफ दे रखे ये, दूसरी तरफ आपके साहित्यकार। सूरज प्रकाश, विजय पाल लासो, कानड़ दे प्रबंध, वीर विनोद, ठीक है। करते हैं, सूरज प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? करणी दान की। आप भी करो, सकरणी दान सूरज प्रकाश। विजय पाल लासो किसके है? नरसिंह भट्ट की। कानड़ दे प्रबंध किसकी है? पद्मनाभ की। वीर विनोद के रचयिता कौन है? कवि राजा श्यामल दास। अब तो मिलान करना है, अगर सब आ रहा है तो टेंशन ही नहीं है ना। तो ए का क्या है अपना? ए का अपना ऑप्शन हो गया टी, और बी का अपना क्या हो गया? 4 4 आ गया, आंसर मिल गया हमको, क्योंकि और किसी में नहीं। सी का अपना हो गया 2, और डी का अपना हो गया 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। इसका आंसर 84 का आंसर आपका हो गया सी। यहाँ दे नहीं रखा, परंतु ए बी सी डी है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र श्रीचंद भरतिया, केसरी सिंह बारड़, सीताराम लालस या सुमनेश जोशी। तो ये आधुनिक शिवचंद भरतिया थे, उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा के वो साहित्यकार थे जिन्होंने काव्य से, जो गद्य पद्य से गद्य की तरफ अपना रुख किया था, और उन्होंने अनेक कई उपन्यास थे, कहानी थी, कविताएं थी, उनकी रचनाएं उन्होंने की थी। तो आधुनिक राजस्थान का देखें तो शिवचंद भरतिया जी ने ये काम किया था। नेक्स्ट सवाल है, विरुद्ध छेत्री और किरतार बावनी, झुलना राव, अमर सिंह, गज सिंह घोटरी रचनाएं किस विद्वान की है? तो पद्मनाभ की, बिट्टू सूजा की, दुर्सा अड्डा की, केशवदास गार्डन की। तो आपको पता होना चाहिए किरतार बावनी, विरुद्ध छेत्री में महाराणा प्रताप है, उनका वर्णन है। तो ये सब किसकी रचना है? दुर्सा आडा की रचनाएं हैं। याद कर लो इसको, विरुद्ध छेत्री, किरतार बावनी, ये रचना किसकी है? ये है दुर्सा आडा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन उसे कहते हैं। अभी मैं बताया, अलग अलग विषय वस्तु के आधार पे, अलग अलग साहित्यिक विशेषताओं के आधार पे राजस्थान में साहित्य रचना की नई नई शैलियां हैं। उसी तरीके से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता इनका वर्णन किया गया है? तो रूपक, रासो, विगत या वेली। तो ये होगा दोस्तों रासो। क्या होगा? रासो साहित्य था,
जो राजस्थानी में लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया। राजस्थानी साहित्य की एक प्रमुख विधा है जिसके अंतर्गत कोई भी दरबारी कवि होता था वो राजा की वीरता की प्रशंसा करता था और उस बढ़ा चढ़ा के उसका पूर्णतः वर्णन करता। जैसे याद होगा आपको पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज। उसी पैटर्न में विसल देव रासो, नरपति नाले जैसे हो गया, विजयपाल रासो, हमीर रासो, ये सब श्रेणियां थी। ये क्या थी? रासो साहित्य के अंतर्गत आती थी, जिसमें कब साहित्यकार या लेखक होता था वो अपने राजा की युद्ध वीरता श्रृंगार इनसे संबंधित जो भी बातें थी वो उसका वर्णन करता था। क्लियर। अगला आ गया वचनिका श्रेणी का एक सवाल, अचल दास खिंचीरी वचनिका। अचल दास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए अचल दास खिंचीरी वचनिका, इसके लेखक कौन है? तो शिवदास गार्डन द्वारा रचित है अचल दास खिंचीरी वचनिका, जिसमें गागरों का जो इतिहास है, वहां के जो प्रमुख राजा थे अचल दास जी, उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसके नाम पे अचल दास खिंचीरी वचनिका, जो गागरोन दुर्ग है उसका इतिहास है, उसका विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। राजस्थान के विख्यात साहित्यकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन थे? मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, सी.के. वोल्टेयर, जमनालाल बजाज। तो वो थे अपने हरविलास शारदा। राजस्थान के वो साहित्यकार थे जिन्होंने एक समाज सुधार के रूप में भी काम किया था, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह या महिलाओं से संबंधित महिला समाज जो सुधारक थे वो इसके रूप में ये विख्यात थे। तो ये इनका संबंध किससे था? राजस्थान से इनका संबंध था। एनएल एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड किस श्रेणी के पॉलिटिकल एजेंट थे? आपको ये तो पता है कर्नल जेम्स टोड थे, उसको ब्रिटिश सरकार ने एक पॉलिटिकल एजेंट बना के भेजा था। तो किस क्षेत्र का? उदयपुर या जोधपुर, बी आपका कोटाइम बूंदी, सी बीकानेर जोधपुर, डी आपका पश्चिमी राजपूत स्टेट्स। जो पश्चिमी राज्य थे, जितने भी राजपूत स्टेट्स थे उनके लिए कर्नल जेम्स टोड को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? वहां का पॉलिटिकल एजेंट था वो बनाकर भेजा था। दिख रहा है? ठीक है। ये एनएल जेनेटिक्विटी जो राजस्थान के लेखक थे जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। 1829 में ये पुस्तक लिखी थी इसमें। क्लियर। अब हमको करना है सुमेलित संप्रदाय दे रखे हैं और कुछ दूसरी तरफ उनके प्रमुख पीठ है वो दे रखी है। एक सेकंड, प्रमुख पीठ दे रखी है तो हमें इनके बारे में देखना है। सुमेलित करना है, एक तरफ संप्रदाय दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है। गुद्दड़ संप्रदाय कहां पर? नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय या अलख्य संप्रदाय? गुद्दड़ संप्रदाय था दोस्तों दांतड़ा भीलवाड़ा में। क्लियर। नवल संप्रदाय का संबंध था, इसकी पीठ जोधपुर में है। चरणदासी जिसकी स्थापना भारत राजस्थान में हुई परंतु इसकी पीठ है वो है नई दिल्ली में। अलख्य है अपना बीकानेर। देखते हैं अब इनका मिलान करते हैं कि इनका मिलान अपना सही है या गलत है। ठीक है। ए का अपना हो गया 2, ए का 2 सही है, ए का 2 यही है बस। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा, क्योंकि आंसर तो मिल गया, अब इनको याद और कर लेते हैं। बी का 1 नवल जोधपुर बिल्कुल सही लगाया। सी का 3 यानी चरणदासी है वो है दिल्ली में, मैंने आपको बताया ना दिल्ली में। अलख्य है अपना बीकानेर। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जिसकी स्थापना तो राजस्थान में भी थी परंतु जिसकी प्रमुख पीठ है वो राजस्थान से बाहर है। बाहर कहां पर? दिल्ली में इसके। और कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। अलख्य याद कर लीजिए, इसका संबंध है बीकानेर में, यानी इसकी जो पीठ है प्रमुख पीठ वो कहां पर है? बीकानेर में। क्लियर। अब आगे लोक संत से संबंधित, लोक देवता से संबंधित सबको सवाल आते हैं, ये फटाफट कर लेते हैं। निम्न में पंचपीर में कौन शामिल नहीं है? अब राजस्थान में पंचपीर है उसमें शामिल कौन सा नहीं है? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या तेजा जी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेजा जी। ये राजस्थान के पंचपीर नहीं है। अब तेजा जी नहीं है तो और कौन सा देवता है जो इस पंचपीर में शामिल है? तो वो है मेहाजी मांगणिया। कौन से? मेहाजी मांगणिया। अब आपको ये तो मैंने बता दिया, रामदेव जी, बाबूजी, अड़बूजी हो गए। अब तेजा जी नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में किस देवता को मान्यता प्राप्त है? ये तो पता होगा सबको, रामदेव जी, बाबूजी, हड़बूजी या तेजा जी। तो ये होंगे ऊंटों के देवता है ही कौन? बाबूजी है। तो इस वजह से ऊंटों के देवता के या प्लेग रक्षक देवता है उसके रूप में ये विख्यात है।
क्लियर। अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट है प्रमुख, ये देवता से संबंधित है, परंतु देवता कौन से, लोक देवता गोगा जी। अब गोगा जी से संबंधित नहीं है पूछा है, कौन सा कथन नहीं है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को, जो चूरू में है ददेरवा, वो शीर्ष मेडी कहा जाता है उसको। ऐसे बोलते हैं ना कि जब ते इनके गोगा जी का जब युद्ध हो रहा था तो उनका सिर कहीं चला गया था, उनका धड़ यानी शरीर दूसरी जगह रह गया था, तो जहां पर सिर उनका गया उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष मेडी। वो कहां पर है, उनका जन्म स्थल था ददरेवा चूरू में, वहां पर इनका शीर्ष मेडी है वो बनी हुई है। बी समाधि स्थल गोगा मेडी को क्या बोलते हैं, हम धूर मेडी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर गोगा मेडी है मानगढ़ में है, उसको हम धूर मेडी बोलते हैं, जहां पर इनका शरीर गया था। तीसरा सवाल, गोगा जी का संबंध कामड़िया पंथ से है, अपना आंसर आ गया। चौथा देख लेते हैं, प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन गोगा जी के बारे में है, वो सत्य कथन नहीं है। तो सी सत्य कथन अपना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कामड़िया पंथ है उसका संबंध किस लोक देवता से है, रामदेव जी से। ठीक है, तो ये अपना गलत सवाल हो गया, अपना स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्लियर। 24 बाणियां किस लोक देवता की प्रसिद्ध है, 24 बाणियां किस लोक देवता की प्रसिद्ध है, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रामदेव जी। 24 बाणियां किसकी है, रामदेव जी लोक देवता है, उनसे 24 बाणियों का संबंध है। अगला सवाल देखते हैं, लोक देवता तेजा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है। जो लोक देवता थे तेजा जी, उनका एक मेला बढ़ता है, वो मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बी आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी, सी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया या भाद्रपद कृष्ण द्वितीया। जो तेजा जी का विशाल मेला बढ़ता है वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का विशाल मेला है वो बढ़ता है परबतसर नागौर में, ध्यान रखना। अगला है वे प्रथम लोक देवता जिन पर केंद्र सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ऐसे कौन से देवता थे जिस पर डाक टिकट जारी किया था केंद्र सरकार ने, गोगा जी, बी रामदेव जी, सी देवनारायण जी, डी अपना हड़बू जी। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी देवनारायण जी है, जिस पर भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट था वो जारी किया था। क्लियर। अगला सवाल क्या है, किस लोक देवता का तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण तृतीया, ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी यानी 1 महीने तक मेला बढ़ता है, और कहां पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मैया जी मांग लिया, मल्लीनाथ जी का, कल्ला जी का या तल्लीनाथ जी का। तो कौन से ऐसे लोक देवता है जिनका तिलवाड़ा बाड़मेर में विशाल मेला बढ़ता है। अब आप बताओ कि ऐसे कौन से लोक देवता है, तो ये होंगे मल्लीनाथ जी। अब आपको पता है कि मल्लीनाथ जी है वो राजस्थान के वो लोक देवता है जिसके नाम पे एक परगना हुआ करता था, मालानी परगना, जो वर्तमान में बाड़मेर जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पर तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला बढ़ता है 1 महीने तक, और यहाँ पर पशु मेला भी बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गोगा नवमी कहा जाता है, कब मनाई जाती है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी या श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी, कब मनाई जाती है। ये होगी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी है, उसको गोगा नवमी कहते हैं। गोगा मेडियन मानगढ़ में है, वहां पर एक विशाल मेला बढ़ता है, और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी हैं वो वहां पर आते हैं, और सांप्रदायिक सद्भाव का एक अद्भुत उदाहरण है ये जो गोगा नवमी है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस लोक देवता थे, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में फेमस हुई है। कौन से लोक देवता है, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी या वीर कल्ला जी या हड़बू जी। कौन से थे देवता, वो थे अपने वीर कल्ला जी थे। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहां पर जो ये कल्ला जी थे, ये बहुत ही अद्भुत, उन्होंने शौर्य के साथ वीरता के साथ लड़ाई की थी, तो इस वजह से इनको 4 हाथों वाले और देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, जो है वीर कल्ला जी।
क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। किसको बोलते हैं हम क्षेत्रपाल? एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, या ग्राम अधिकारी के रूप में? तो ये हो गया दोस्तों ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल, यानी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसके रक्षक के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं। क्लियर? कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है, बताना है इसमें। एक तरफ देवता और उनका प्रसिद्ध स्थल है वो दे रखा है। बाबूजी का संबंध कोल्लू से, बिल्कुल है। गोगा जी ददरेवा चूरू, बिल्कुल दोस्तों। मल्लीनाथ जी खरनाल, और रामदेव जी रामदेवरा। तो मल्लीनाथ जी गलत हो गए ना, मल्लीनाथ जी है, ये तो बाड़मेर से संबंधित है ना, वहां है, मालानी कस्बा से संबंधित है ना, तो ये आपका गलत हो गया। खरनाल तो बाबू जी का है ना। मल्लीनाथ जी हैं, इनका संबंध किससे है? बाड़मेर परगने से संबंधित है ये। अगला सवाल और देख लेते हैं। ये हो गए अपने 100 सवाल, 102 सवाल पूरे हो गए। 50 सवाल और बचे हैं, वो कल की क्लास में हम और कवर कर लेंगे, अभी एक साथ नहीं करवाएंगे। आज जो ये 50 करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, या हो सकता है आपने साथ साथ में देख लिया होगा। नेक्स्ट जो बचे जो कंप्लीट पेपर है अपना वो हम कल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।